नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ भारती के अमर सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे, जिनका जीवन सदाचार और नैतिकता जैसे मूल्यों की प्रतिमूर्ति है। आज की परिचर्चा जीएस पेपर 1, एस्से और एथिक्स जैसे पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ हम सभी भारतवासियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा को। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय आधुनिक उत्तर प्रदेश में जन्मे उन्हें उनके नारे जय जवान जय किसान के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भले ही उन्होंने 11 जनवरी 1966 तक सिर्फ 581 दिनों के लिए पद संभाला हो, परंतु उन्हें हमेशा देश की भलाई के लिए और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए याद किया जाता है। उनका ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था। शास्त्री जी का नेतृत्व मूल्यों और नैतिकता से भरा हुआ था। हम सभी ने ये कहानी सुनी है कि एक स्कूली बच्चे के रूप में शास्त्री जी दिन में 2 बार गंगा जी में तैरते थे और उनकी किताबें उनके सिर पर बंधी होती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वह स्कूल नाव से जा सके। शास्त्री जी का जीवन उन घटनाओं से भरा है जो उन्हें भारत के कई नागरिकों के लिए एक आदर्श बनाती है। लेकिन ये उपाख्यान तभी समझ में आते हैं जब हम उन्हें मूल्यों और नैतिकता के संदर्भ में देखते हैं। इस सच्चे नेता के बारे में जानना न केवल किसी परीक्षा के लिए अपितु हर सच्चे नागरिक और आजकल के नेताओं के लिए भी प्रासंगिक है। प्रचलित जाति व्यवस्था के खिलाफ होने के कारण उन्होंने अपना उपनाम श्रीवास्तव छोड़ने का फैसला किया था। 1925 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी। शास्त्री शीर्षक एक विद्वान या एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो पवित्र शास्त्रों में निपुण हो। इस प्रकार शास्त्री जी ने छोटी सी उम्र में ही व्यापक दृष्टिकोण दिखाया था। उनका प्रगतिशील रवैया का मतलब एटीट्यूड तब सामने आया जब उन्होंने दहेज के रूप में खादी का कपड़ा और चरखा मांगा था। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। उनके निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुजारी लाल नंदा जी बने थे, तब जाकर लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तो तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सार्वजनिक जीवन के उन दिग्गजों में से एक थे जिन्होंने हमेशा देश की असंख्य जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लिया। विपरीत परिस्थितियों में भी वे आगे आए, खुद को जवाबदेह बनाया और एक सच्चे नेता के लक्षण दिखाए जो सामने से नेतृत्व करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद शास्त्री जी ने पद की शपथ ली। उच्च पद पर अपेक्षाकृत नए होने के बावजूद उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। जब 1960 के दशक के मध्य में देश को बड़ी खाद्य संकट का सामना करना पड़ा, शास्त्री जी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और उत्पादकों के लिए खाद्यान्न की कीमत तय करने सहित नए विचार पेश किए, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के रूप में जाना जाता है। जिसको लेकर अभी जब कृषि कानून लाए गए थे तो विवाद भी अच्छा खासा हो रहा था। अभी भी फिलहाल वो विवाद चल ही रहा है, उस पर फिर और कभी चर्चा करेंगे हम लोग। और एक प्राइस कमीशन की स्थापना की जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के नाम से जाना जाता है, जो कि अब एमएसपी की सिफारिश करता है। शास्त्री जी कभी कभी अपनी सरकार की आलोचना करते थे, जो आजकल प्राय विलुप्त हो गई है। एक मौजूदा दौर में बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं जो अपनी पार्टी आलोचना करते रहते हैं, मतलब केंद्र सरकार की बात। बाकी तो कांग्रेस पार्टी में भी होता है, लगभग थोड़ा सा सब जगह पार्टी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो पैमाना उस दौर में था अपनी ही सरकार की आलोचना करने का, वो आजकल देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो उन्होंने हमेशा सामने से नेतृत्व किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के रूप में कार्य किया और वह इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उन्होंने 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम का नेहरू सहित सभी ने स्वागत किया जिन्हें वह अपना नायक मानते थे। नेहरू जी ने तब संसद में कहा कि वह शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह संवैधानिक औचित्य में एक उदाहरण स्थापित करेगा। सितंबर 1964 में जब विपक्ष ने उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो शास्त्री जी ने अपनी सफलताओं और विफलताओं को खुलकर स्वीकार किया। 18 सितंबर 1964 को लोकसभा में इस प्रस्ताव के जवाब के दौरान जब तत्कालीन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेबी कृपलानी जी ने ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को सुझाव दिया कि वे अपने आचरण को सही ठहराने के लिए नेहरू जी के नाम का कम से कम इस्तेमाल करें, तब शास्त्री जी ने कहा कि हम जितना संभव हो सकेगा अपने दम पर काम करने की कोशिश करेंगे।
हम अपनी कमियों और अक्षमताओं को छिपाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम कभी नहीं लेना चाहेंगे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम जो करते हैं उसके लिए हमें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बहस के दौरान शास्त्री जी ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी की आलोचना करते हुए अपनी ही सरकार को नहीं बख्शा। पंजाब में जल जमाव की समस्या का उदाहरण देते हुए श्री शास्त्री जी ने कहा, मैं केवल एक विशेषज्ञ या एक महान इंजीनियर के विचार व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बनी नहरों, रेलवे के कुछ पुलों या रेलवे की पुलियों के कारण, कुछ सड़कों के बनने के कारण भी कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और क्योंकि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण जल जमाव बना रहता है या इसके परिणाम स्वरूप लगातार जल जमाव होता रहता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खेद है कि मैं सरकार या प्रशासन की आलोचना करता हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि कोई भी विभाग जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप इसका जिक्र रेलवे से करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलों या पुलियों का निर्माण बहुत समय पहले किया गया था। यदि आप परिवहन मंत्रालय के पास जाते हैं तो वह कहेंगे ठीक है, सड़कें ठीक है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर शास्त्री जी ने कहा कि मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने खुद कहा है कि मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह ये है कि प्रशासन को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच समन्वय होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को वह पुलिस और परिवहन मंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान में ही पहली बार महिला बस कंडक्टरों की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने ही अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी के धार के इस्तेमाल का सुझाव दिया था। उन्होंने दूध उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया और श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 1965 में किया गया। 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और देश में भोजन संकट भी था। 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बेंस जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध बंद नहीं किया तो हम आपको PL 480 स्कीम के तहत मिलने वाले गेहूं को बंद कर देंगे। शास्त्री जी के स्वाभिमान को अत्यंत ठेस पहुंची। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे। इसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की भरपाई हो जाएगी। लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री जी से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आज शाम हमारे यहाँ भोजन ना बने। मैं कल भारतवासियों से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं ये स्वयं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि बच्चे भूखे रह सकते हैं तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की और जनता से सप्ताह में कम से कम एक बार भोजन त्यागने का आग्रह किया। अगले कुछ हफ्तों तक सभी रेस्तरां और भोजनालयों से सख्ती से नियम का पालन किया गया। सभी ने उनका पालन किया और उनके कहने पर लाखों लोगों ने एक वक्त का भोजन त्याग दिया। एक सच्चे नेता का सार्वजनिक और निजी जीवन अविभाज्य होता है। शास्त्री जी ने निजी जीवन में भी ईमानदारी का परिचय दिया। कहा जाता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, लेकिन शास्त्री जी के मामले में यह बिल्कुल भी सच नहीं था। कहा जाता है कि जब वह प्रधानमंत्री थे तो उनके परिवार ने उनसे एक कार खरीदने को कहा। उन्होंने जो फियाट कार खरीदी थी वह 12,000 रुपए में थी। चूंकि उनके बैंक खाते में केवल 7,000 रुपए थे, इसलिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए के बैंक ऋण के लिए आवेदन किया। कार को आज भी नई दिल्ली के शास्त्री मेमोरियल में रखा गया है। उनके पास आधिकारिक उपयोग के लिए एक शेवरले इम्पाला कार थी जिसे उनके बेटे कभी ड्राइव के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने जब शास्त्री जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कार की दूरी की जांच करने के लिए कहा। तो जांच करने के बाद पता चला कि गाड़ी 14 किलोमीटर चली है। तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल की मद में लिखा जाए और अपनी पत्नी से कहा कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से जितना पैसा हुआ है उसे निजी सचिव को दे दिया जाए और बाद में उस पैसे को सरकारी खाते में जमा कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होने के कारण उन्हें अक्सर जेल में रहना पड़ता था। जब शास्त्री जी जेल में अपनी सजा काट रहे थे तब उनकी पत्नी को हर महीने 50 रुपए पेंशन मिलती थी। एक बार जब उनकी पत्नी ने जेल में उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि वह पेंशन से 10 रुपए बचाने में सक्षम होती हैं, तो वे नाराज हो गए और पीपुल्स सोसाइटी के नौकरों से उनकी पेंशन में कटौती करने
और किसी जरूरतमंद परिवार को 10 रुपए देने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा जाता है कि जब उनके बेटे को उनकी नौकरी में अनुचित पदोन्नति मिली तो इससे शास्त्री जी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने तुरंत पदोन्नति को पलटने का आदेश जारी कर दिया। एक बार शास्त्री जी ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था। उसी दिन संयोग से एक विदेशी मेहमान के सम्मान का आयोजन भी किया गया था। वहां शास्त्री जी का रहना अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने वहां से लौटने में उन्हें देर हो गई थी। तब तक मिलने आए लोग निराश होकर लौट गए थे। शास्त्री जी ने अपने सचिव से पूछा कि क्या आपको पता है कि वे लोग कहाँ गए होंगे। सचिव जी ने बताया कि वे लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर बस स्टॉप से कहीं जाने की बात कर रहे थे। शास्त्री जी अपने आवास से निकलकर तुरंत ही बस स्टॉप पर पहुंच गए। सचिव जी ने उनसे कहा था कि मैं उन लोगों को लेने के लिए चला जाता हूं, लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि मैं स्वयं उन लोगों को लेने के लिए जाऊंगा और इस गलती के लिए माफी मांगूंगा। शास्त्री जी ने उन लोगों से माफी मांगी और उनको अपने घर लेकर आए। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद सम्मेलन में भाग लेने रूस गए तब वह अपना खादी वाला ऊनी कोट पहनकर गए थे। तत्कालीन रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन तुरंत समझ गए कि इस कोट से काम नहीं चलने वाला है। कोसिगिन ने उन्हें एक ओवरकोट भेंट किया था और कोसिगिन जी को उम्मीद थी कि शास्त्री जी इसी कोट को पहनेंगे, लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखा कि शास्त्री जी वही खादी कोट पहने हुए हैं। कोसिगिन ने संकुचाते हुए शास्त्री जी से पूछा कि क्या उन्हें कोट पसंद नहीं आया। शास्त्री जी ने जवाब दिया कि यह वास्तव में बहुत गर्म और आरामदायक है, लेकिन मैंने इसे अपने एक स्टाफ को दे दिया है जो इस कड़ाके की ठंडी में अच्छा ऊनी कोट नहीं ला पाया है। मैं भविष्य में ठंडे देशों के दौरे में आपके दिए गए कोट का अवश्य ही उपयोग करूंगा। कोसिगिन ने इस कार्यक्रम में कहा, हम तो कम्युनिस्ट हैं ही, लेकिन शास्त्री जी सुपर कम्युनिस्ट हैं। जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो उनके नाम पर ना तो कोई घर था और ना ही उनके पास कोई जमीन थी। उन्होंने केवल एक सरकारी ऋण छोड़ा हुआ था जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद फिएट कार खरीदने के लिए लिया था। उनकी मृत्यु के बाद बैंक ने उनकी पत्नी ललिता शास्त्री से ऋण की अदायगी के लिए कहा, जिसे उन्होंने पारिवारिक पेंशन से चुकाया। उनके निधन के दौरान हर सोवियत भारतीय पाकिस्तानी झंडा झुका हुआ था। एक वाकया ये भी सामने आता है, एक बार जब शास्त्री जी भारत के गृह मंत्री थे तब उन्हें कलकत्ता से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। फ्लाइट शाम को थी और व्यस्त समय के यातायात ने शास्त्री जी के लिए हवाई अड्डे पर समय से पहुंचना व्यवहारिक रूप से असंभव बना दिया था। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने शास्त्री जी के वाहन के आगे सायरन के साथ एक कार भेजने का फैसला किया ताकि सड़कों को साफ रखा जा सके। हालांकि शास्त्री जी ने इस आधार पर दृढ़ता से इनकार कर दिया कि इससे कलकत्ता के लोगों को यह महसूस होगा कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके सड़कों पर उपस्थित है। 1964 में शास्त्री जी का पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण आज भी उतना प्रासंगिक है जितना तब था। शास्त्री जी ने कहा था, हम दुनिया में सम्मान तभी जीत सकते हैं जब हम आंतरिक रूप से मजबूत हों और अपने देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकें। सबसे बढ़कर हमें राष्ट्रीय एकता की जरूरत है। सांप्रदायिक, प्रांतीय और भाषाई संघर्ष देश को कमजोर करते हैं। सोचिए कितने बड़े विजनरी थे वो बातें बहुत पहले से ही बता चुके हैं। आज आप देखें तो तमिलनाडु जो स्टेट है वो अपना एक द्रविड़ नाडु बनाने के चक्कर में लगा हुआ रहता है। वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हालांकि तमिलनाडु की जो और सारी जनता है वो भारत से जुड़ी ही रहना चाहती है, लेकिन कुछ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए वहाँ के नेता उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। इसलिए हमें राष्ट्रीय एकता बनानी होगी। मैं सभी से राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने और हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए एक सामाजिक क्रांति लाने की अपील करता हूँ। उन्होंने आगे कहा था कि देश की ताकत केवल उसके भौतिक धन में नहीं होती है, उसके लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए चरित्र बल और नैतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं अपने सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि वे अपने अंदर अनुशासन पैदा करें और देश की एकता और उन्नति के लिए काम करें। चरित्र और नैतिक शक्ति पर उनका जोर आज भी विशेष महत्व रखता है, विशेषकर जब हम आजकल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों का चौतरफा पतन देखते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक भारतीय को भारत के इस प्रधानमंत्री द्वारा प्रदर्शित सादगी, विनम्रता, मानवतावाद, तपस्या, कड़ी मेहनत, समर्पण और राष्ट्रवाद का अनुकरण करने की आवश्यकता है। शास्त्री जी के आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।